हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कोमल यादव। वेलकम यू ऑन माय चैनल क्रैक टेट। तो जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में 156 के अराउंड क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसने लिखा, वह एकमात्र सीख जो पर्याप्त रूप से व्यवहार को प्रभावित करती है वह स्वयं खोजी हुई होती है। तो ये वाला कथन किसने बोला था? तो ये कथन बोला था कार्ल रोजर्स ने। इसके बाद, कौन सा मचान का एक उदाहरण नहीं है? ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थी स्वयं न कर सके परंतु किसी की मदद से कर सके। नहीं। मानकीकृत आईक्यू परीक्षणों को प्रशासित करना। नहीं। उपरत विद्यार्थियों को नोट्स बनाने के सही तरीके बारे में पढ़ाया जाकर उपहार देना। तो इनमें से उपयुक्त सभी, इनमें से कोई भी मचान का स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग में बच्चा खुद अपने शिक्षक की सहायता से करता है। वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने की कौन सी विधि सर्वाधिक कम प्रभावी होगी? वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने की कौन सी विधि सर्वाधिक कम प्रभावी होगी? एक बड़े अध्यापन कक्ष को व्याख्यान देना, एक छोटे समूह को वैज्ञानिक नियमों का प्रदर्शन देना, विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रयोगशाली प्रयोग, विज्ञान परियोजनाएं। तो वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने की विधि सबसे कम प्रभावी होगी एक बड़े अध्यापन कक्ष को व्याख्यान देना, क्योंकि लेक्चर मेथड को अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं। इसके बाद, निचली कक्षाओं में सीखने को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सीखने के निचली कक्षाओं से मतलब है 1 से 5 तक की प्राइमरी लेवल के। सीखने के प्रत्येक चरण में प्रोत्साहन देना, ठीक है। गणित में अभ्यास जरूरी नहीं है। उपहार पाए उपरत विद्यार्थी की प्रशंसा करना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। सामग्री को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ना, हाँ। एनसीएफ बोलते हैं कि हमें बच्चों को जो पढ़ाना है वो उनके डेली लाइफ से, हम डेली रूटीन से जोड़ दें। विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ शीर्ष से तल, ठीक है। तल से शीर्ष नहीं, अंदर से बाहर, हाँ। बाहर से अंदर की ओर नहीं। तो इसमें क्या आएगा? शीर्ष से तल, क्योंकि सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद हाथ पैरों का। सबसे पहले बच्चा अपने सर का विकास होता है, उसके बाद हाथ पैर उंगलियां ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं। सीखने का कौन सा सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है? सीखने का कौन सा सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है? व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, विकासात्मक, संरचनावादी। तो इसमें क्या आएगा? व्यवहारवादी आएगा। सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत स्पष्ट व्यवहार पर निर्धारित है। बच्चे के व्यवहार को देख के उसके अधिगम को हम जज करते हैं। वंशानुगत का एक विशेष व्यवहार पर प्रभाव दिखता है जब भ्रातृक जुड़वा हमशक्ल जुड़वा की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार दर्शाते हैं। नहीं। हमशक्ल जुड़वा ब्राह्मिक जुड़वा की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार दर्शाते हैं, ठीक है। हमशक्ल जुड़वा और भ्रातृक जुड़वा दोनों के व्यवहार की अभिव्यक्ति में बहुत कम समानता होती है। नहीं। दोनों भ्रातृक जुड़वा और हमशक्ल जुड़वा समान व्यवहार दर्शाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद, बाल केंद्रित शिक्षा डैश के आधार पर नियोजित ठहराई जा सकती है। बालक जानते हैं कि उनके लिए क्या उत्तम है। बालकों को अपनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। बालकों में व्यक्तिगत अंतर है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बच्चों में अंतर होता है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को डैश के आधार पर नियोजित ठहराया जा सकता है। विद्यार्थियों को विभिन्नता पसंद है, यह कार्य की नकल को रोकता है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर है, हाँ ठीक है, सभी विद्यार्थियों में अंतर होता है, इसलिए उनकी योग्यता के आधार पर, सक्षमता के आधार पर उन्हें अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता पर निर्भर करती है। नैतिक तार्किकता उसके विकास के चरण पर निर्भर करती है। कोलबर्ग ने 3 नैतिक विकास के चरण बताए, जिनमें 6 लेवल है। हर चरण में 2 लेवल है। तो उसमें नैतिक तार्किकता उसके विकास के चरण पर निर्भर करती है कि बच्चा कौन से चरण से अभी गुजर रहा है। पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व चरण के अंत में विकसित किया जाता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण ज्ञानेंद्रिय सेंसरी मोटर में होता है। वस्तु स्थायित्व का गुण, ठीक है। फर्स्ट स्टेज होती है 0 से 2 वर्ष तक, सेंसरी मोटर स्टेज। इसके बाद, आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं जहां अधिकांश विद्यार्थी गणित में कमजोर है, फिर भी 3 विद्यार्थी उपरत दिखते हैं। उपरत क्या होता है? गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं। आपका शिक्षण का तरीका क्या होना चाहिए? गिफ्टेड स्टूडेंट, हर क्लास में सभी लेवल के बच्चे मिलते हैं, जिसमें कुछ गिफ्टेड होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ लोअर मेंटेलिटी के होंगे। तो समावेशी कक्षा में सारे आईक्यू के बच्चे मिल जाते हैं। सभी विद्यार्थियों को शिक्षण की मानक गति को अपनाए। नहीं। बार बार परीक्षा ले, कोई अच्छी बात नहीं है कि बार बार बच्चों को टेस्ट किया जाए। गति कम रखे, लेकिन बुद्धिमान विद्यार्थियों को अतिरिक्त मार्गदर्शन दे, ये ठीक लग रही है बात। विद्यालय प्रशासन को बुद्धिमान विद्यार्थियों को एक अलग सेक्शन में स्थानांतरित करने को कही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो सी होगा, क्या होगा, सी। गति कम रखें और बुद्धिमान विद्यार्थियों को अतिरिक्त मार्गदर्शन दें। कक्षा में 3 विद्यार्थी सदैव पीछे बैठते हैं और लगातार बात करके पूरी कक्षा का ध्यान भंग करते हैं। इन विद्यार्थियों के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे? क्या करेंगे? उन्हें आगे बैठने को कहेंगे, ठीक है। कक्षा आरंभ होने से पहले उन्हें बाहर जाने को कहेंगे, नहीं। प्रधानाध्यापक को कहेंगे कि उनको विद्यालय से निकाले, नहीं। उन्हें नज़रअंदाज करें, नहीं। तो उनको क्या बोलेंगे कि हम कक्षा में आगे बैठे ताकि उनका ध्यान और टीचर का ध्यान उन पर रहे। इसके बाद विद्यार्थी में डैश में तबुला रस, टेबुला रस होता है ये, के रूप में एक अनुमान है। तो टेबुला रस का क्या अनुमान है? टेबुला रस दिया था व्यवहारवादी ने। किसने दिया था? जॉन लोक ने। जॉन लोक व्यवहारवादी जिन्होंने टेबुला रस का बोला था। जॉन लोक ने बोला था कि बच्चे का दिमाग एक कोरिस्लेट होता है, जिसको आप जैसे चाहे वैसे उसको ढाल सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं उसके दिमाग को कि उसको कितना कुछ आएगा। बच्चों को छनन प्रक्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा? प्रतिक्रिया के बारे में बताते हुए व्याख्यान देना जरूरी नहीं है। कक्षा चर्चा करना नहीं। बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाना नहीं। प्रक्रिया का प्रदर्शन करना, हाँ। जो उनकी आंखों के सामने करोगे वो उनका लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी को गुणन सारणियाँ याद कराने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा? शिक्षक पहाड़ों को बोर्ड पर लिखे और बच्चों को नकल करने के लिए कहे, नहीं। बच्चों को गृह कार्य दे जिसमें उन्हें पहाड़े लिखने हो, ठीक ठाक है। प्रशिक्षण और अभ्यास, हाँ ये ठीक है। बच्चे को एक समय सीमा दे जिसके भीतर उन्हें पहाड़े याद करने हो, तो इसमें प्रशिक्षण और अभ्यास ज़्यादा बेटर रहेगा। बार बार याद करने से चीज़ें, प्रैक्टिस करने से याद हो जाती है। CCE प्रणाली के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? CCE प्रणाली, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है। सामग्री के छोटे हिस्से पर सीखने की प्रगति की पहचान करता है, नहीं करता है। उपचार करता, ठीक है। उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है, ठीक है। गैर शिक्षण योग्यताओं की पहचान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है, हाँ ठीक है। अच्छा, कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को नहीं बढ़ाता है इसमें, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं वाइगोत्स्की सामाजिक विकास सिद्धांत ने डैश की नींव रखी। वाइगोत्स्की ने किसकी नींव रखी थी? संरचनावाद की नींव रखी थी। इन्होंने बोला था कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, वो समाज में रहते हुए ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। टेबुला रस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जॉन लोक ने किया था, ठीक है। एक प्राथमिक विद्यालय के एक विद्यार्थी के रूप में समुचित व्यवहार सीखना है। प्राथमिक सामाजिकता, द्वितीयक सामाजिकता, पुनर्सामाजिकता, अग्रिम सामाजिकता। तो ये द्वितीयक सामाजिकता होगा, क्योंकि पहली जो सामाजिकता होती है वो बच्चा परिवार में करता है और दूसरी परिवार और पड़ोस में करता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? द्वितीयक सामाजिकता। कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट होता है, निरंतरता होती है, क्रमागतता होती है, प्रतिवर्तीयता। ये नहीं होता कि पहले बच्चा लंबा हो गया उसके बाद छोटा हो जाता है, तो प्रतिवर्तीयता नहीं होती, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है विकास में। चलिए, जानकारी दी गई और पूर्ण डैश द्वारा स्वीकृत नहीं है। व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, संरचनावाद, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आ जाएगा? संरचनावाद आ जाएगा। जानकारी दी गई और पूर्ण, ठीक है। उपरत विद्यार्थी सामान्यतः होंगे। उपरत कौन से होते हैं? गिफ्टेड बच्चे होते हैं। तो ये कौन से होते हैं? अत्यंत मेहनती, बहिर्मुखी, अभिसारक और अपसारी। तो अपसारी होते हैं गिफ्टेड बच्चे। डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है, ठीक है। गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं? जिनका IQ लेवल 120 से ऊपर होता है। ब्लूम के अनुक्रम में कौशल डैश से जुड़ा हुआ है। ब्लूम ने 3 डोमेन बताए थे, अफेक्टिव, साइकोमोटर और कोग्नेटिव। 3 डोमेन बताए थे उन्होंने, ठीक है। 3 हो जाएंगे इसमें, उपरोक्त सभी। समूह परियोजना कार्य डैश के विकास में सहायता करते हैं। समूह परियोजना मजबूत अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा, प्राप्ति की व्यक्तिगत संवेदना, सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल। तो इसमें पहला मजबूत अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा थोड़ा ऑप्शन गलत है, तो इसमें सी ऑप्शन कर देंगे, सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल। इसके बाद संगमरमर स्मारक जैसे ताजमहल प्रदूषक गैस के कारण नष्ट हो रहे हैं। कौन सी गैस के कारण नष्ट हो रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहे हैं, ठीक है। किस सौर ऊर्जा से शक्ति नहीं मिलती है? किसे सौर ऊर्जा से शक्ति नहीं मिलती है? मानसून, प्रकाश संश्लेषण, समुद्री ज्वार और समुद्री धाराएं। इसमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण।
भाषा कौशल में सबसे कठिन क्या है? भाषा कौशल 4 होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इनका क्रम भी होता है, इनको इंटर रिलेटेड करते हुए पढ़ाना पड़ता है। तो सबसे पहले बच्चा सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, फिर पढ़ना सीखेगा और उसके बाद लिखेगा। इनको इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाते हैं हम। तो इसमें सबसे कठिन कौन सा होगा? लास्ट वाला, लिखना। कौन सा विद्यार्थियों में सीखने में कठिनाइयों का उदाहरण नहीं है? कुछ समय के लिए ध्यान दे पाना, सामान्य सीखने की प्रेरणा, संक्षिप्त संकल्पना को समझने में कठिनाई, समस्या सुलझाने में कमजोर। तो कठिनाइयों का उदाहरण नहीं है, तो इसमें क्या होगा? सामान्य सीखने की प्रेरणा। ये कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। ठीक है। आगे विश्लेषण में यह पाया गया कि एक परीक्षण उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया जिनके लिए उसे बनाया गया था। परीक्षण की डैश खराब है: विश्वसनीयता, पूर्वानुमेयता, वैधता, पुनरुत्पादकता। तो इसमें क्या आ जाएगा? वैधता आ जाएगा, क्योंकि विश्वसनीयता तब होती है जब कोई भी एग्जामिनर उस कॉपी को चेक करे और सेम नंबर बार बार सेम ही अंक बच्चा प्राप्त करे, तो उसमें विश्वसनीयता होती है। ठीक है। और वैधता होती है कि जो जिस उद्देश्य के लिए उस परीक्षा को बनाया सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, उससे बाहर कुछ ना हो, तो वो उसकी वैधता को दर्शाता है। विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को डैश में वर्गीकृत करेंगे। विज्ञान में प्रयोगशाला को करेंगे गतिविधि उपादान। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है? चुनाव करने की अनुमति देते हुए विद्यार्थी प्रेरणा को बढ़ाता है, दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है, विद्यालय आधारित निर्देश को वास्तविक जीवन से जोड़ते उपयुक्त सभी। तो परियोजना आधारित में लाभ दोहराव द्वारा सीखने को, यानी रोट लर्निंग के जरिए नहीं सीखता बच्चा, खुद से सीखता है। रोट लर्निंग को तो अवॉइड करना है ना एनसीएफ में। तो एक निष्कर्ष की वैधता को जांचना ब्लूम के वर्गीकरण के किस वर्ग में आएगा? किसी निष्कर्ष, जब भी हम किसी निष्कर्ष की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा? मूल्यांकन आ जाएगा। विश्लेषण में क्या करते हैं? चीज़ों को तोड़ते हैं, संश्लेषण में जोड़ते हैं। निर्माण ज्ञान में पहचान करना, परिभाषा देना, उसको परिभाषित करना, वर्गीकरण करना, ये सब ज्ञान में आता है, तो इसमें मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं कोल्ब के सीखने की पद्धति के अनुसार सर्वाधिक संज्ञानात्मक तरीका डैश में पाया जाता है। कोल्ब के अनुसार सीखने की पद्धति के अनुसार, तो कोल्ब ने अपसारक डाइवर्जेंट को ही माना है। ठीक है। कोल्ब के सीखने की पद्धतियों में कौन सी संक्षिप्त संकल्पनात्मक और प्रत्यक्ष प्रयोगकर्ता दर्शाती है? कोल्ब के सीखने की पद्धतियों में संक्षिप्त संकल्पनात्मक और प्रत्यक्ष प्रयोगकर्ता को अपसारक, इसमें भी वही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। एनसीएफ 2005 मुख्यतः किस पे आधारित है? एनसीएफ 2005 संरचनावाद पर आधारित है। ठीक है। कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, बिल्कुल ठीक बात है। दोहराव शिक्षण से अलग हटना, हाँ ठीक है। विद्यार्थी में अंक गणितीय सक्षमता बढ़ाना, ठीक है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। लोचदार परीक्षा प्रणाली, हाँ ये ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थियों में अंक गणितीय सक्षमता बढ़ाना। इसके बाद आते हैं, चलिए, एक बंदूक द्वारा गोली दागी जाने पर पीछे की ओर झटका मारती है, यह डैश के संरक्षण के सिद्धांत के कारण है। तो इसमें क्या होगा? बल हो जाएगा। साइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं बी पार्ट में, तो 2-4 क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। विद्यालय में खेल रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? विद्यार्थियों को मजबूत बनाना, नहीं। विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, नहीं। विद्यार्थियों में सहयोग और शारीरिक समन्वय बढ़ाना, हाँ ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा खेलों की मांग किया जाना, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, बेटर है सी ऑप्शन। शब्द न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण डैश की शिक्षा से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा में करियर बनाने वाले विद्यार्थी, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, शारीरिक या मानसिक विकलांग बच्चे, अत्यंत युवा बच्चे। तो इसमें क्या होगा? गिफ्टेड बच्चे हो जाएंगे। न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण, गिफ्टेड स्टूडेंट्स। ठीक। मनोरंजक अध्ययन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, नहीं। केवल पुस्तकालय में अनुमत होना चाहिए, नहीं। केवल घर पर किया जाना चाहिए, नहीं। मददगार है और यह भाषाई पाठ्यक्रम का अविभाज्य भाग होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद आते हैं कायांतरण में नहीं पाया जाता है। कायांतरण में
नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तितली, मच्छर, रेशमकर्मी, मछलियाँ। तो मछलियाँ नहीं पाई जाती इसमें। डैश के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लाइनक्स, विंडोज़ 10, iOS। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी तीनों हैं। इसके बाद है चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। किस चरण के दौरान अन्वेषण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? आरंभिक बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शिशुकाल और किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में अन्वेषण ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन किशोरावस्था। विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजना को घटाने को कौन सा एक तरीका नहीं है? अधिकांश ग्रेड्स को 1 या 2 ग्रेड्स पर आधारित करने से बचना, ठीक है। लिखित परीक्षाओं पर जोर देना, नहीं। अनावश्यक समय दबाव से बचना, ठीक है। परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में स्पष्टता उपलब्ध कराना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लिखित परीक्षाओं पर जोर देना। ज़्यादा से कम परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे परीक्षाओं का ज़्यादा लोड ले लेते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।